मित्रों नमस्कार। महत्वपूर्ण प्रश्नों की इसी श्रृंखला में अब हम चीन के संविधान से संबंधित जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना और उसके कार्यों और शक्तियों का विवेचन कीजिए। इस पर विचार विमर्श करने से पूर्व हम चीन का परिचय, चीन के संबंध में जो भूमिका है उसको जानना चाहेंगे। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी, द सिकमैन ऑफ एशिया कहा जाता था और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों ने चीन का खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। वे उसे पूरब का तरबूज कहते थे, लेकिन साम्यवादी क्रांति के बाद विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ और आज न्यूक्लियर भौतिकी के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों के साथ बराबरी पर है। चीन की इसी बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जॉन हे ने वर्षों पूर्व कहा कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथों में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। मित्रों, विद्यार्थियों, इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संबंध में चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, वह एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। साम्यवादी क्रांति के बाद चीन के व्यवहार ने इस कथन को सत्य करके दिखाया और वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस और अमेरिका को नहीं अपितु विश्व के सभी दूर दराज के देशों और पड़ोसी देशों, जिसमें मुख्य रूप से भारत है, इन देशों को परेशान कर रहा है। वर्तमान समय में विश्व के देशों का मानना है कि कोरोना महामारी की मुख्य देन भी चीन की ही है। मित्रों, चीन पर इस सामान्य परिचर्चा के बाद हम चीन के राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कार्य, उसकी रचना और शक्ति पर विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, सिद्धांत जनवादी चीन के शासन का रूप हमें संसदीय दिखाई देता है और चीन की व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस है और मंत्री परिषद को राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है। मित्रों, राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी रखी गई है। जिन दिनों में राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, उस समय राज्य परिषद ही स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी समझी जाती है और स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। मित्रों, विद्यार्थियों,
चीन के संविधान के आर्टिकल 57 में कहा गया है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया जाता है और संविधान में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करने वाले निकाय होंगे। मित्रों, अब हम चलते हैं इसकी रचना और संगठन के संबंध में। तो मित्रों, चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल है। वर्तमान समय के राज्यों में, वर्तमान समय के सभी देशों में सामान्यतया विधानमंडल द्विसदनात्मक होते हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो। लेकिन एक विशाल जनसंख्या वाले इस चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल ही अपनाया गया है। 1954, 1975 और 1978 के संविधान में विधानमंडल एक सदनात्मक ही था और 1982 के नए संविधान में भी इसी व्यवस्था को अपनाया गया है, रखा गया है। मित्रों, वहाँ के संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना और संगठन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है और चीन के संविधान का आर्टिकल 59 कहता है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस में निम्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल समझे जाएंगे। पहला, प्रांतों के निर्वाचन प्रतिनिधि। दूसरा, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तीसरा, केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाली नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि। और चौथा, जनवादी मुक्ति सेना के प्रतिनिधि। इस प्रकार प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण और उनका निर्वाचन करने का जो ढंग है, उसकी जो व्यवस्था है वो कानून के द्वारा रचित की गई है। मित्रों, विद्यार्थियों, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन एक वयस्क मताधिकार के आधार पर रखा गया है और चीन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को वयस्क माना गया है। इसलिए ये सभी 18 वर्ष के नागरिक मताधिकारी माने गए हैं और निर्वाचन के उम्मीदवार भी रखे जाते हैं, समझे जाते हैं। लेकिन शर्त यह रखी गई है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, उसे न्यायालय के द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए, वह पूंजीपति व सामंती नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम धंधे, कुल, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति तथा निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार अथवा उम्मीदवार होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मित्रों, विद्यार्थियों, हमें यह समझना होगा कि जन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का निर्धारण चूंकि कानून के आधार पर होता है और नए संविधान को स्वीकृत करने वाली कांग्रेस में सदस्यों की उपस्थिति उस समय 3459 थी और सन 2008 में गठित जो 11वीं जन कांग्रेस है उसके सदस्यों की संख्या 2987 थी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जन कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन है और जन कांग्रेस के सदस्यों को वहाँ पर डिप्टी नाम से संबोधित किया जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब यदि हम इसके कार्यकाल और अधिवेशन पर चर्चा करें तो वहाँ के आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है और इसके कार्यकाल की समाप्ति से 2 माह पूर्व स्थायी समिति को नई कांग्रेस का निर्वाचन कर लेना चाहिए। स्थायी समिति के लिए आवश्यक है कि वे जन कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाएं और आवश्यकता पड़ने पर इसका अधिवेशन कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी स्थगित किया जा सकता है। और इसके अलावा भी यदि 1/5 डिप्टी कांग्रेस के अधिवेशन
1/5 डिप्टी कांग्रेस के अधिवेशन को बुलाने का आग्रह करें तो भी इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस की जो शक्तियां और कार्य हैं उस पर चर्चा करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय जन कांग्रेस चूंकि शासन तंत्र का सर्वोच्च अंग है और अन्य देशों में संशोधनात्मक संस्थाओं के विधायी कार्यों की भांति यहाँ भी चीन में भी संवैधानिक शक्तियों कार्यों का संपादन राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही करती है और इसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, शासन तंत्र पर नियंत्रण और प्रशासन करने का अधिकार है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के जो प्रमुख कार्य और शक्तियां हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली, राष्ट्रीय जन कांग्रेस अपना पहले अधिवेशन में जन कांग्रेस अपनी कार्रवाई के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय जन कांग्रेस संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा संविधान का वो जो क्रियान्वयन होता है उसका निरीक्षण कर सकती है। वह फौजदारी, दीवानी, राज्य के विभिन्न अंगों से संबंधित मूलभूत कानूनों का निर्माण कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। इसके अलावा जनवादी कांग्रेस चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है और राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही राज्य परिषद से प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के चयन का निर्धारण करना भी इसी का ही कार्य है। और जन कांग्रेस ही स्टेट काउंसलर, मंत्रालयों के प्रभारी, मंत्री, ऑडिटर जनरल, राज्य परिषद के महासचिव इनका चुनाव करती है। राज्य परिषद के महासचिव का प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनयन होने पर अंतिम रूप से उसका चयन करती है। मित्रों, विद्यार्थियों, राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है और उसके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। मित्रों, इसके अलावा राष्ट्रीय जन कांग्रेस सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति का निर्वाचन करती है और यह सर्वोच्च प्रोक्यूरेटर जनरल का भी निर्वाचन करती है। इसके अलावा यह राज्य के बजट की जांच करती है, राज्य के बजट को स्वीकृति प्रदान करती है, बजट के क्रियान्वयन का कार्य देखती है और उससे संबंधित जो भी प्रतिवेदन है उनकी जांच करती है। इसके अलावा यह विशेष प्रशासनिक प्रदेशों की स्थापना का कार्य भी करती है, उस पर निर्णय लेती है, युद्ध शांति के प्रश्नों पर समुचित निर्णय करती है। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके अलावा वहाँ के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस निम्नलिखित पदाधिकारियों को भी हटा सकती है। उनमें जो पदाधिकारी रखे गए हैं उनमें चीन का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, स्टेट काउंसलर है, उद्योगों के प्रभारी मंत्री है, ऑडिटर जनरल है, स्टेट काउंसिल के महासचिव है। इन सभी को अपने पद से हटा सकती है। इसके अलावा केंद्रीय सैनिक आयोगों के चेयरमैन और उनके सदस्यों को भी हटा सकती है, सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति को भी हटा सकती है और सर्वोच्च प्रोक्यूरेटर जनरल को भी अपने पद से हटा सकती है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार से राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना, शक्ति, कार्यों पर हमने विस्तार से विचार विमर्श किया। अगली वीडियो में हम नए प्रश्न के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।